रुद्रा ने निर्णय को देखा, जो बेड पर बिना शर्ट के तकिए पर मुंह रखे आराम से सोया था। उसे देखकर रुद्रा को थोड़ा गुस्सा भी आया। इस आदमी ने उसे रात में इतना परेशान किया था, लेकिन अब देखो कितने आराम से सोया था। तभी उसके दिमाग में एक तूफानी ख्याल आया और उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। रुद्रा ने पास में रखा पानी का जग उठाया और सारा पानी निर्णय के ऊपर डाल दिया। निर्णय हड़बड़ाकर उठ बैठा और जल्दी से बोला, अरे, ये पानी कहाँ से आ गया? कहीं छत में छेद तो नहीं हो गया? ये कहते हुए उसने ऊपर छत की ओर देखा, पर वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नज़र रुद्रा पर गई, जो हाथ में पानी का जग लिए खड़ी थी और उसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। उसे ऐसे देखकर निर्णय अपनी आंखें छोटी छोटी कर उसे घूरने लगा और बोला, तुम, तो ये तुम्हारी हरकत है? रुको, तुमको तो मैं अभी बताता हूँ। वो रुद्रा को पकड़ने के लिए जल्दी से उठा कि तभी रुद्रा तुरंत वहां से भाग गई और इस तरह वहां चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया। रुद्रा पूरे कमरे में भागने लगी और निर्णय रुद्रा के पीछे उसे पकड़ने के लिए भागने लगा। रुद्रा आगे आगे भागते हुए उससे बोली, अब आया तुमको मजा? रात में मुझे बहुत परेशान किया था ना, तो अब भुगतो। यह सुनकर निर्णय ने कहा, तुम रुको, फिर मैं तुमको बताता हूँ परेशान करना किसे कहते हैं। लेकिन रुद्रा कहाँ उसकी सुनने वाली थी। पर तभी निर्णय ने अपने कदम तेजी से बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और बोला, आप कहाँ बच कर जाओगी बेबी? रुद्रा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, हे, मैं बस मजाक कर रही थी। अब तुम उठ गए हो तो चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, फिर हम वेदाक्षी और मान के पास चलेंगे। वो भी उठ गए होंगे ना? निर्णय ने जब ये सुना तो कुछ सोचा और अगली पल उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने रुद्रा को अपने एकदम करीब कर लिया और उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, नो वे, मेरा मूड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरे पास एक बेटर आइडिया है। रुद्रा को समझ पाती उससे पहले ही निर्णय ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बोला, चलो आज हम साथ में शावर लेते हैं। रुद्रा ने आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से उसे देखा, लेकिन निर्णय ने उसे कोई मौका नहीं दिया और सीधे बाथरूम की ओर बढ़ गया। रुद्रिका उसकी बाहों में छटपटा रही थी और खुद को छुड़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन निर्णय उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वह जितना उससे छूटने की कोशिश करती, निर्णय की पकड़ उस पर उतनी मजबूत होती जाती। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर जाते हुए पैर से धक्का देकर फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया। रुद्रा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं निर्णय, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। देखो, मैं पहले ही नहा चुकी हूँ और मैं तैयार भी हो गई हूँ। मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे नहीं भिगाओगे। छोड़ो, मुझे छोड़ो निर्णय। लेकिन निर्णय कहाँ उसकी सुनने वाला था। उसने उसे उल्टा जवाब देते हुए कहा, यह तुम्हें उस वक्त सोचना चाहिए था जान, जब तुमने मुझे उस तरह से जगाया। लोगों की पत्नियां उन्हें कितने रोमांटिक अंदाज में जगाती हैं, और एक मेरी पत्नी है जो पानी का जग अपने पति पर उड़ेल देती है। आई एम सॉरी, मेरी गलती है। मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूँगी। प्लीज़ छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। रुद्रा उसे मनाने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक निर्णय उसे लेकर सावर कैबिनेट में आ चुका था। उसने उसे सावर के नीचे खड़ा किया और रुद्रिका तभी भागने को हुई कि निर्णय ने उसे फिर से पकड़कर दीवार से लगा दिया। उसने रुद्रिका के दोनों हाथों को पकड़ उसे सिर के ऊपर करके अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से उसने सावर ऑन कर दिया। सावर का पानी सीधा रुद्रा के सिर पर गिरने लगा। एक पल के लिए वो चौंक गई। उसने फिर से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन निर्णय ने उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। वह दोनों सावर में खड़े भीग रहे थे। निर्णय ने उसके चेहरे के करीब होते हुए कहा, इसे याद रखना, अगली बार कुछ ऐसा किया ना तो तुम सोच भी नहीं सकती मैं क्या करूँगा। ये कहते हुए उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा कि तभी निर्णय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। लेकिन रुद्रिका को उससे चिढ़ हो रही थी। इस आदमी ने उसकी बात क्यों नहीं मानी? इसी बात पर वह चिढ़ गई थी। यहाँ तक कि वह उसे जबरदस्ती उठाकर यहाँ ले आया था, जबकि वह उससे भी कह चुकी थी कि वह नहा चुकी है। इसलिए उसने गुस्से में आकर निर्णय के होठों को जोर से काट लिया। निर्णय को दर्द हुआ और वह जल्दी से उससे पीछे हट गया। उसके होठों से थोड़ा बहुत खून निकल आया था। उसने अपना एक हाथ से अपना होठ छुआ और फिर रुद्रिका को घूर कर देखा। रुद्रिका उसे बराबर में घूर रही थी। रुद्रा ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ उठाकर लाने की? मैंने कहा था ना, मुझे छोड़ दो। तुम्हारी वजह से मैं फिर से भीग गई। बेदू और मान हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे दोनों। तुम बहुत गंदे हो। निर्णय ने उसे देखा और बोला, यार ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं
जिसके लिए तुम मुझे गंदा बोल रही हो। रुद्रिका ने चिढ़कर कहा। अपनी डबल मीनिंग बातें बंद करो और छोड़ो मुझे। नैना ने उसके कुछ करीब होते हुए कहा। अब जब तुमने मुझे गंदा बोल ही दिया तो मैं कुछ कर ही लेता हूँ। यह सही रहेगा ना? रुद्रिका ने उसे घूर कर खा जाने वाली नजरों से देखा और उसे धक्का देकर खुद से दूर किया। वो खुद को छुड़ाकर बोली, तुम्हें देख लूंगी। यह बोल उसने जल्दी से टॉवल उठाया और खुद को पहुंचते हुए बाहर की तरफ बढ़ गई। नैना ने पीछे से आवाज लगाते हुए कहा, हाँ देख लेना, तुम्हारा ही हूँ, जी भर के देखो, मैं कौन सा मना कर रहा हूँ। लेकिन रुद्रिका ने उसे अब पूरी तरह इग्नोर किया और बाहर निकल गई। अंदर बस मुस्कुराता हुआ निर्णय रह गया था। इधर मान और बेदू नाश्ता कर चुके थे। बेदू ने मान को देखा और बोली, मुझे अब दी के पास जाना है। माँ ने एक बार फिर से उसके मुंह से रुद्रिका का जिक्र सुनकर झल्ला चुका था। उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम क्या कोई छोटी बच्ची हो जो हर बात में दी के पास जाना है, दी के पास जाना है की रट करती रहती हो? अकल नहीं है क्या तुम्हें? बेदू ने उसे घूर कर देखा तो मान बोला, हम किसी फैमिली ट्रिप पर नहीं आए हैं बेदू। मेरे और तुम्हारे लिए नॉर्मल हो सकता है, लेकिन रुद्रिका और निर्णय के लिए नहीं। कम से कम उन्हें तो अपना हनीमून एंजॉय करने दो। मेरी किस्मत का तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें अपने भाई की किस्मत बर्बाद नहीं करने दूंगा। बेदू ने उसे अजीब तरह से देखा और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? मैंने क्या किया? मुझे बस दी के पास जाना है। बिल्कुल नहीं, मान ने फिर से मना कर दिया। बेदू उसके बार बार मना करने से गुस्सा हो चुकी थी। वह गुस्से से उठकर बोली, तुम मानो या ना मानो, मैं तो जाऊंगी। मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। यह बोल वो दरवाजे की तरफ बढ़ने को हुई कि तभी मान ने उसे पकड़ अपनी तरफ खींचा और वह सीधा मान की गोद में जाकर गिरी। मान ने उसकी कमर के इर्द गिर्द अपने हाथ लपेट लिए और उसे देखकर बोला, शांति से रहना तुमने सीखा नहीं ना? जब मैंने एक बार मना कर दिया तो कर दिया, तो मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। तुम कहीं नहीं जा रही हो। और दूसरी बात, वह दोनों अलग से घूमने जाएंगे और हम दोनों अलग से। उनके बीच में कबाब में हड्डी बनने की ज़रूरत नहीं है, समझी तुम? इससे पहले कि वो कुछ कहती, मान ने उसके माथे पर टपली मारते हुए कहा, मेरी बातों को अपने इस छोटे से मूंगफली जितने दिमाग में फिट कर लो। बार बार दोहराने की आदत नहीं है मुझे। तुम्हारी वजह से यह बात कल से न जाने कितनी बार बोल चुका हूँ। बार बार बोलने की हिम्मत भी नहीं है मुझ में। अगर ज़्यादा बोला ना तो मेरे पास दूसरे तरीके हैं तुम्हें चुप कराने के, और फिर मुंह फुलाकर घूमती रहोगी। इसलिए शांति से जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करती जाओ, समझी या नहीं? मान ने इस बार उसे सीधा सीधा धमकी दे दी थी। वेदाक्षी कुछ पल तो उसे हैरानी से देखती रही, फिर उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, छोड़ो मुझे। लेकिन मान ने उसे नहीं छोड़ा, उल्टा अपनी पकड़ उस पर कसते हुए बोला, पहले कहो कि तुम रुद्रिका के पास जाने की जिद नहीं करोगी। बार बार मुझे अपनी बातें दोहराना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी बात पर पहले हामी भरो, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बेदू ने उसे घूर कर देखा तो मान मुस्कुराकर बोला, मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हें प्यार हो जाएगा। उसने जैसे ही ये कहा, बेदू के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसके चेहरे पर जहाँ अब तक चिढ़ और गुस्से के भाव थे, वहीं अब उदासी के भाव उतर आए थे। मान को समझते देर नहीं लगी। उसने शायद उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। भले ही बेदू खुद को कितना ही नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके दिल में क्या चल रहा था। लेकिन मान कहीं ना कहीं ये समझ रहा था कि अचानक से वेदांत का सच सामने आना वेदाक्षी को कितना इफेक्ट कर गया होगा। उसे यह भी समझ में आ रहा था कि उसे कितना बुरा लगा होगा, और शायद मान ये भी समझ रहा था कि अब वह किसी पर इतना भरोसा नहीं कर पाएगी जितना उसने वेदांत पर कर लिया था। वेदू ने उसके हाथों को पकड़ा और हटा दिया। मान ने भी इस बार बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। वह उठी और चुपचाप बालकनी में चली गई। उसके दिमाग में एक बार फिर वेदांत की बातें घूमने लगी थी। उसने मन ही मन कहा, सब कुछ कितना अजीब है। जिससे प्यार करती थी वह साथ नहीं है, उसने धोखा दिया। और जिससे कोई राब्ता नहीं है वह इतना सब कुछ कर रहा है। लेकिन वह ये भूल चुकी थी कि उसका और मान का रिश्ता तो कब का बन चुका था। हाँ, ये बात अलग थी कि वो रिश्ता शुरू होना अभी बाकी था। मान ने अपना माथा पीटते हुए कहा, क्या बोल दिया मैंने? मुझे भी पता नहीं क्या हो जाता है। इसके आसपास रहते रहते मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। इसे कैसे मनाऊं अब? मन सोचने लगा था कि तभी उसने सोचा कि क्यों ना उसे बाहर ले जाएं। शायद बाहर घूमने की वजह से उसका मूड कुछ अच्छा हो जाए। हालांकि वो जानता था कि वो बाहर घूमने वालों में से नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास इस वक्त सिर्फ यही एक ऑप्शन था। माँ ने जल्दी से एक डेस्टिनेशन चूज की और उसने मन ही मन कहा, इस टाइम फॉरेस्ट ठीक रहेगा घूमने के लिए।
जंगल सफारी करना ही बेस्ट है। स्नो व्यू पॉइंट पर इसे कल ले जाऊंगा। इधर उधर घूमेगी तो दिमाग उस वेदांत नाम की बला से दूर रहेगा। यही सोचकर वह उठा और वेदाक्षी की तरफ बढ़ गया। उसने उसके पास जाकर खड़े होते हुए कहा, क्या सोचने लग गई तुम? मेरे पास आज के लिए अच्छा प्लान है, चलो कहीं चलते हैं। वेदाक्षी ने उसे देखा। इस बार उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। मान जानता था कि वह क्या सोच रही होगी, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने बस चुपचाप उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर बाहर की तरफ बढ़ गया। वेदाक्षी चुप थी। मान ने मन ही मन कहा, चुप ही रहे थोड़ी देर तो अच्छा है। जब हम डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे तो खुद ब खुद बोली निकलने लग जाएगी इसकी। मान ने पहले ही अपने लिए और निर्णय के लिए बुलेट ऑर्डर कर ली थी। ऊटी आकर अगर बाइक और बुलेट से ना घूमे तो क्या ही मजा। मान ने बुलेट के पास आकर हेलमेट उठाया और बेदू के सिर पर लगाते हुए बोला, ठीक से बैठना। ये कहते हुए वह बुलेट पर बैठ गया और उसने अपना हेलमेट लगाया। उसके पीछे ही वेदाक्षी चुपचाप बैठ गई। मान ने मन ही मन कहा, लगता है मैंने इसका म्यूट बटन ऑन कर दिया है। यार ये चुप रहती है तो भी मन को सुकून नहीं, और बोलती है तो क्या ही कहूँ। बेचारा मान कर भी क्या सकता था। लेकिन जो भी था, वह दोनों जल्दी अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ चुके थे। रास्ते में ऊटी के खूबसूरत नज़ारे सच में मन को लुभाने वाले थे। मान ने पहले ही फॉरेस्ट में जंगल सफारी बुक कर ली थी और उसे पता था कि वहां जाकर वेदाक्षी का मूड काफ़ी अच्छा हो जाने वाला था। वैसे भी यह फॉरेस्ट नॉर्थ साइड में था, जहाँ पर काफ़ी सारे जंगली जानवरों के साथ साथ काफ़ी नेचुरल और खूबसूरती भरे दृश्य देखे जा सकते थे। यही नहीं, वहाँ पर कुछ झीलें भी थीं जो काफ़ी सुंदर थीं। और जल्दी ही वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच भी गए। वेदाक्षी ने जब आसपास के उस खूबसूरत से इलाके को देखा तो उसके एक्सप्रेशन चेंज हो चुके थे। वह मैस्मराइज्ड होकर चारों तरफ देख रही थी। उसने अचानक से मान का हाथ पकड़ा और बोली, यह सब कितना खूबसूरत है। यह सब कुछ कितना हरा भरा है, और ये पेड़ कितने बड़े बड़े हैं और सारे एक जैसे हैं। मान भला उसकी बात कहाँ ही सुन रहा था। उसकी नजरें तो अपने हाथ पर थी जिस पर वेदाक्षी का हाथ टिका हुआ था, जबकि बेदू अपनी धुन में सब कुछ बोले जा रही थी। जब बेदू ने मान की तरफ से कोई जवाब नहीं पाया तो उसने उसकी तरफ देखा और फिर उसे हिलाते हुए बोली, तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं बात कर रही हूँ ना, जवाब तो दो। मान मानो अपनी नींद से जागा। उसने बेदू को देखा और बोला, हाँ सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत से भी बहुत ज़्यादा। वेदाक्षी को लगा कि वह आसपास के माहौल की तारीफ कर रहा है, इस जंगल की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है, लेकिन वह तो वेदाक्षी की तारीफ कर रहा था, जो हमारी वेदू को कहाँ समझ आने वाला था। मान ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मैंने पहले जंगल सफारी के लिए बुकिंग कर रखी है, हम जंगल सफारी करके आएंगे। यह बोल वह उसे उस तरफ ले गया जहाँ से जंगल सफारी के लिए गाड़ियाँ जा रही थी। दोनों जल्दी एक ओपन जीप में चढ़ गए और सच में यहाँ आने के बाद वेदाक्षी का मूड काफ़ी अच्छा हो चुका था और मान को तो यही चाहिए था। वह बस यही चाहता था कि बेदू के दिमाग से वेदांत का जिक्र निकल जाए, और इस वक्त वह अपने प्लान में कामयाब हो चुका था। वैसे भी जबरदस्ती वेदाक्षी को यहाँ लाने का सिर्फ एक मकसद था। वह चाहता था उसके और वेदाक्षी के बीच कुछ अंडरस्टैंडिंग बने। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे को जाने समझें, ताकि जहाँ अब तक सिर्फ मान इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहा था, वही कुछ कोशिश वेदाक्षी की तरफ से भी शुरू हो गई थी। हालांकि उसके बचपने को देखते हुए मान को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी उससे, और वह उम्मीद लगाना भी नहीं चाहता था। वह बस यही चाहता था कि वह जैसी है वैसी ही रहकर रिश्ते को अपना ले, वो भी पूरे मन से। वह दोनों आराम से अपने जंगल सफारी एंजॉय कर रहे थे। रास्ते में काफ़ी सारे जंगली जानवर और खूबसूरत पक्षी नजर आए, और अलग अलग तरह के न जाने कितने जंगली जानवरों की प्रजातियां वेदाक्षी ने जो पहली बार देखी थी, और वह सच में काफ़ी एक्साइटेड थी। मान को तो सबसे ज़्यादा वेदाक्षी में इंटरेस्ट आ रहा था। वह उसे खुश देखकर काफ़ी खुश था और उसकी नज़रें उसके चेहरे से नहीं हट रही थी। इधर रुद्रिका और निर्णय भी तैयार हो चुके थे। निर्णय को लगा था कि रुद्रिका उससे मुंह फुलाकर बैठ जाएगी, लेकिन रुद्रा ने उसे यह कहते हुए ताना मारकर चुप कर दिया कि वह चाहे उसे कितना ही परेशान कर ले, घूमने तो वह जाएगी। अगर वह उसके साथ नहीं जाएगा तो वह अकेली चली जाएगी, और निर्णय भी कहाँ अपना हनीमून स्पॉइल करना चाहता था। हाँ, उन दोनों की तकरार अपनी जगह थी, लेकिन प्यार भी तो था। दोनों तैयार हुए और बुक की गई बुलेट से निकल गए। निर्णय उसे एक छोटा सा हिल स्टेशन पर ले गया था, जो लगभग वहां से
25-30 किलोमीटर की दूरी पर था। बेहद शांतिपूर्ण वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य और बागवानी जो विभिन्न प्रजातियों के फूलों से भरी है। यहाँ का एनवायरनमेंट काफ़ी शांत था और पहाड़ियाँ और उनके चारों ओर की घाटियाँ काफ़ी खूबसूरत थीं। वह दोनों जब वहाँ पहुँचे तो रुद्रा तो वहाँ मौजूद अलग अलग तरह के फूलों को देखकर ही हैरान रह गई। इतने सारे फूल और वह भी इतने प्यारे प्यारे और इतने खूबसूरत कि किसी की आंखें उन पर से ना हटें। सच में वह सब कुछ काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। रुद्रिका ने निर्णय को देखकर कहा, यह सब कुछ कितना खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। निर्णय ने उसका हाथ पकड़ा और प्यार से बोला, बिल्कुल, यह सब कुछ बहुत खूबसूरत है। और जानती हो इसमें सबसे खूबसूरत क्या है? रुद्रिका ने उसे देखा तो निर्णय मुस्कुराकर उसका हाथ चूमते हुए बोला, तुम और तुम्हारा साथ। मैं तुमसे कितना ही लड़ लूं झगड़ लूं, वह बात दूसरी है, लेकिन इस बात को कोई नहीं बदल सकता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा, और हमेशा करता रहूँगा। उसका इस तरह अचानक से कन्फेक्शन सुनकर रुद्रा के होठों पर मुस्कान आ गई। वह जानती थी निर्णय उससे प्यार करता है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस प्यार का नतीजा तो यह था कि दोनों ने भागकर शादी कर ली थी, वह भी रुद्रिका की शादी के दिन। और उसका नतीजा यह निकला कि बेचारी बेदू फंस गई। वह दोनों आराम से उस खूबसूरत माहौल को एंजॉय करते हुए वहां पर घूम रहे थे। वहीं इधर बेदाक्षी और मान भी काफी एंजॉय कर रहे थे। मान ने आगे का भी प्लान कर रखा था। हालांकि वह कपड़े लेकर नहीं आए थे, लेकिन फिर भी वह रात में यहीं रुकने वाले थे। और ये बात बेदाक्षी के लिए अभी सरप्राइज थी, लेकिन मान को अंदाजा था कि जब बेदाक्षी को यह पता लगेगा तो वह एक बार उससे चिढ़ेगी जरूर और उसे सुनाएगी भी। हो सकता है गुस्सा भी करे, लेकिन मान को वहीं पर यह विश्वास भी जरूर था कि जब वह उस खूबसूरत सी जगह को देखेगी तो उसका सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। और इसी रिस्क पर मान आगे की प्लानिंग करके बैठा था। जंगल सफारी के बाद वह लोग एक बार फिर अपनी बाइक से आगे बढ़ चुके थे। बेदाक्षी को लगा कि वह लोग अब शायद वापस होटल जा रहे हैं। उसने अपना सर मान के कंधे पर टिका दिया था और अपने हाथ मान की कमर पर बांध दिए। मान को एहसास काफी प्यारा लगा। बेदाक्षी की हरकत से मान के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई थी। बेदाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे लगा था कि जब वह होटल पहुंच जाएंगे तो वह उसे जगह देगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह होटल जा ही नहीं रहे थे। जब उन्हें चलते हुए काफी देर हो गई तो अचानक ही वेदाक्षी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, हम अब तक होटल नहीं पहुंचे क्या? देखो अंधेरा होने को आया है, हमें वापस चलना चाहिए ना। हम कहाँ जा रहे हैं? मान ने अपना हाथ पीछे किया और उसका हाथ पकड़कर वापस अपने सीने पर रखते हुए बोला, तुम आराम करो, जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं बता दूंगा। बेदू ने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। मान ने फिर से जवाब दिया, विश्वास करो बेदू, इतना भरोसा कर सकती हो तुम मुझ पर। कहाँ नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें। बेदाक्षी ने उसके मुंह से यह सुना तो मुंह बनाकर बोली, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो। मान उसकी बात पर हंस पड़ा और फिर बोला, अच्छा ठीक है, फोड़ देना मेरा सिर, फोड़ देना तुम। अब शांति से बैठोगी थोड़ी देर? बस हम पहुंचने वाले हैं। पर हम जा कहाँ रहे हैं? देखो अंधेरा होने को आया है और हम अब तक वापस होटल नहीं पहुंचे। दी परेशान हो जाएंगी। बेदू ने कहा। एक बार फिर रुद्रिका का जिक्र और मान का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाकर कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो कहीं खो जाओगी, और दूसरी बात तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं तुम्हारे साथ। खोने तो तुम्हें दूंगा नहीं, सही सलामत होटल पहुंचा दूंगा, लेकिन कल सुबह चलेंगे, अभी के लिए शांत रहो। कल सुबह का सुनते ही वो और ज्यादा हैरान हो गई। उसने तुरंत कहा, कल सुबह क्यों? मान उसके बार बार बोलने से चिढ़ रहा था। उसने चिढ़कर आखिर में कह दिया, तुम चुप बैठोगी थोड़ी देर? बता दूंगा जब पहुंच जाएंगे, तब बता दूंगा ना, बस 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। चुप करो इतनी देर के लिए। वेदाक्षी मुंह फुलाकर चुपचाप बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, यह खड़ूस कुमार खुद को समझता क्या है, बात ही नहीं करूंगी मैं इससे, बाहर में जाए बंदर कहीं का। खैर थोड़ी देर बाद वह लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। बेदू बाइक से उतरी और उसने अनजाने में ही कहा, यह कौन सी जगह है? मान ने उसे देखा और उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, यह क्रेस्ट वैली है। यह कहकर मान ने उसका हाथ पकड़ा और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने पर कुछ ट्रांसपेरेंट बबल जैसे टेंट नजर आने लगे थे। वेदाक्षी उन सबको देखकर हैरान थी। मान ने उसे देखा और बोला, इसलिए तो यहाँ लाया था,
यहाँ से रात का नज़ारा बहुत खूबसूरत नज़र आता है। यह जो टेंट है वह बिल्कुल किसी बबल की तरह है और ट्रांसपेरेंट है। जब हम यहाँ पर सोएंगे तो ऊपर आसमान में टिमटिमाते हुए तारों का नज़ारा आराम से देख सकते हैं। और सच में यकीन मानो ये बहुत ही ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस होने वाला है तुम्हारे लिए। यह कहते हुए मान उसे लेकर आगे बढ़ गया। उसने पहले से यहाँ पर भी बुकिंग करवा ली थी। उसने यहाँ पर रुद्रिका और निर्णय के लिए भी बुकिंग करवाई थी, लेकिन वह एक दिन बाद की थी। जैसा कि उन दोनों के बीच पहले डिसाइड हुआ था कि वे अपने अपने हिसाब से घूमेंगे, लेकिन यह जगह मान को पर्सनली बहुत पसंद आई थी। इस वजह से उसने यहाँ के लिए दोनों कपल्स की बुकिंग करवाई थी। वह दोनों जब टेंट में आए तो बेदाक्षी बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रही थी। वह चारों तरफ से उस टेंट को देख रही थी, जहाँ पर एक डबल बेड लगा हुआ था और साथ ही दो चेयर और एक टेबल मौजूद थे। वह छोटा सा टेंट काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। यूं तो वहाँ पर साइकिलिंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग जैसी कई सारी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी और मान ने सोचा था कि वह एक दिन और रुकेगा, लेकिन वेदाक्षी की हरकतें देखकर उसे नहीं लग रहा था कि वह उसे रुकने देगी। बाकी वेदाक्षी के मूड का वह भी कुछ नहीं कह सकता था। वेदू ने चारों तरफ से उस स्टैंड को देखा और फिर सीधा जाकर बेड पर पसर गई। उसकी नज़र ऊपर खुले आसमान पर गई। सच में यह नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। अब रात होने को आई थी, इसलिए आसमान में धीरे धीरे तारे टिमटिमाने भी शुरू हो गए थे। मान ने उसे देखा और बोला, अगर अभी नहीं सोना है तो चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। बोन फायर भी लगा होगा यहाँ पर। वेदाक्षी ने जैसे ही सुना जल्दी से उठकर बोली, तो चलो ना चलते हैं। मुझे ये सब बड़ा प्यारा लग रहा है। उसे ये सब पसंद आ रहा था। यही सुनकर मान को राहत मिल गई। उसे लग रहा था कि पता नहीं ये लड़की क्या ही कहेगी। वैसे भी वेदाक्षी की हरकतों के बारे में धीरे धीरे अंदाजा होने लगा था उसे। दोनों बाहर आए, जहाँ पर कुछ और लोग बैठे थे। बीच में बोनफायर लगा हुआ था और आसपास लोग बैठे मस्ती कर रहे थे। कोई गिटार लेकर बैठा था, तो कोई ड्रिंक लेकर, तो साथ में कुछ लोग गाना गा रहे थे। माहौल काफी अच्छा था। बेदाक्षी भी जाकर वहां बैठ गई। मान भी उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया। सब लोग अनजान थे, हालांकि बेदाक्षी वैसे भी किसी से घुलती मिलती तो थी नहीं, इसलिए वो चुपचाप बैठी बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रही थी। उसे वैसे भी ज्यादा कुछ मतलब नहीं था। वह बस थोड़ा सा वक्त गुजारना चाहती थी, ताकि फिर आराम से जाकर सुकून से तारों भरे आसमान को देखते हुए सो जाए। और मान उसकी हरकतें समझ रहा था। खाने का अरेंजमेंट कर दिया गया था। सब लोग वहीं बैठकर इंस्टेंट नूडल्स और बाकी सारी चीजें खाने में बिजी थे। मान की नजर बेदाक्षी पर थी। वैसे भी वह उसकी हर एक हरकत नोट करता था। बेदू ने उसे देखा और बोली, पक्का दी परेशान नहीं होंगी ना? उसे अभी टेंशन थी कि रुद्रा उसके लिए परेशान होगी ना। मान का मन हुआ कि अपना सिर किसी पेड़ पर दे मारे। भला कोई एक ही बात को कितनी बार पूछ सकता था। लेकिन बेदाक्षी तो बेदाक्षी थी। माँ ने उसे घूरते हुए कहा, अगर एक बार और बोला ना तो अभी के अभी होटल लेकर चलूंगा, फिर रहना तुम अपनी बहन के साथ। उसकी बात सुनकर ही उसने तुरंत मुंह बंद कर लिया। वह इस वक्त वहां से जाना नहीं चाहती थी। उसे अब तो स्टैंड में ही अपनी रात बितानी थी। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद खा पी कर बेदाक्षी उठी और चुपचाप जाकर टेंट में बैठ गई। मान उसे बाहर से देख रहा था। बेदू ने इधर उधर देखा और फिर आराम से लेट गई। उसकी नजर ऊपर आसमान पर थी। मान उसे देख हल्के से मुस्कुराया और उठकर अंदर चला गया। बेदाक्षी ने उसे देखा और बैठ के एक कॉर्नर पर खिसकते हुए उसे जगह दे दी। मान को अजीब लगा, लेकिन उनके लिए यह चीज नॉर्मल हो चुकी थी। पहले दिन से वह दोनों बेड शेयर कर रहे थे, इसलिए उतना awkward भी नहीं था। मान भी चुपचाप अपनी जगह लेट गया। बेदू ने ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, यह जगह सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने कभी ऐसी जगह सपने में भी नहीं सोची थी। मान ने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, जानती हो, यह खूबसूरती तब नजर आती है जब तुम्हारा मन खूबसूरत हो, वरना आजकल ये सारी चीजें कोई पसंद नहीं करता। एडवेंचर के नाम पर लोग निकल आते हैं, वह बात दूसरी है, लेकिन घूमने से ज्यादा लोगों को फोटेज में इंटरेस्ट होता है। वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, तुम्हें घूमना पसंद है? मान मुस्कुराया और बोला, बहुत, हमेशा से। मुझे ट्रेवलिंग का हमेशा से शौक रहा है। वह बात अलग है कि बिजनेस में आने के बाद यह सब कुछ साइड हो गया, लेकिन इस हनीमून के बहाने ही सही मैं एक बार फिर अपनी पुरानी दुनिया में वापस आ गया। बेदू उसे कुछ देर तक देखती रही, फिर वापस ऊपर देखने लगी।
मान की नजर भी ऊपर आसमान पर थी। सच में वह तारों भरा आसमान काफी सुंदर लग रहा था। दोनों ने अभी एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था और न जाने कब दोनों उस खूबसूरत आसमान को देखते देखते नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह बेदाक्षी की आंख खुली तो उसने हमेशा की तरह खुद को मान की बाहों में पाया। वह खुद नहीं समझ पाती थी कि आखिर वह ऐसे कौन से तरीके से सोती थी कि उन दोनों के बीच में इतनी जगह होते हुए भी वह हमेशा उसकी बाहों में पहुंच जाती थी। उसने मुंह बनाया और मन ही मन बोली, दिक्कत क्या है आखिर? बेतू तू ठीक से नहीं सो सकती क्या? ये खड़ूस कुमार तो कितने आराम से सो रहा है। उसने मान का हाथ अपनी कमर पर से हटाने की कोशिश की। तभी मान की अचानक से आंख खुल गई और उसकी नजर सीधा बेदाक्षी की नजरों से मिली। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। बेदाक्षी का हाथ मान के हाथ पर था और मान का हाथ उसकी कमर पर। वह अभी उसके हाथ को हटाने की कोशिश में लगी हुई थी। मान की नजर जब अपने हाथ पर गई तो उसने जल्दी से अपना हाथ उसकी कमर पर से हटा लिया। इस बार वह कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था और वह बिल्कुल भी यह नहीं चाहता था कि उससे जरा भी गलत समझे। मान जल्दी से उससे अलग हुआ और उठते हुए बोला, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता वो कैसे। तभी बेदू ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरी गलती है। पता नहीं मैं कौन से तरीके से सोती हूँ। मुझे पता ही नहीं लगता मैं कब तुम्हारी साइड आ जाती हूँ। मान ने उसे देखा और बोला, कोई बात नहीं। बेदाक्षी ने चारों तरफ देखा। उस स्टैंड के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से उसे वैली की खूबसूरती काफी अच्छे से दिख रही थी। चारों तरफ काफी हरियाली थी और अभी कुछ अंधेरा था। सूरज चढ़ा नहीं था या फिर शायद निकला ही नहीं था। तभी बाहर से किसी ने मान को आवाज लगाते हुए कहा, मिस्टर राजावत, क्या आप जाग चुके हैं? हम सब लोग सनराइज देखने जा रहे हैं। आप लोग चलना चाहेंगे? वेदाक्षी ने जैसे ही बाहर से आवाज सुनी तो जल्दी से बोली, चलो ना चलते हैं। यह सब कुछ इतना सुंदर है तो सनराइज भी कितना सुंदर होगा ना। उसे खुद से इतना एक्साइटेड होते देख मान को अच्छा लगा। उसे तो लग रहा था कि वह उसे यहाँ ले तो आया है लेकिन ना जाने वह कैसे रिएक्ट करेगी। और ऊपर से उसे यह भी अच्छे से पता था कि बेदू को ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था। वह घर में ज्यादा रहना पसंद करती थी। लेकिन यहाँ आकर उसे इस तरह से घूमने में इंटरेस्टेड देख मान को काफी अच्छा लगा। मान ने बेदाक्षी को देखा और बोला, ठीक है फिर चलो चलते हैं। वो जल्दी से उठ गई। मान भी उठा और दोनों बाहर निकल आए। सामने एक लड़का खड़ा था जो लगभग 26-27 साल का होगा। उसने उन दोनों को देखा और बोला, हम लोग सनराइज देखने जा रहे हैं। आप लोग चलना चाहेंगे? बेदू ने जल्दी से कहा, हाँ हम भी चल रहे हैं। मुझे देखना है। उस लड़के ने मुस्कुराकर गर्दन हिलाई और फिर अपना हाथ बेदाक्षी की तरफ बढ़ाते हुए बोला, हाय, माई सेल्फ अर्नब। बेदाक्षी ने उसे देखा और फिर उसके हाथ को। उसका बिल्कुल मन नहीं था कि वह उससे हाथ मिलाए। वैसे भी उसे नए लोगों से इंटरेक्ट करना कभी पसंद नहीं था। मान को उसकी शक्ल देखकर ही पता लग गया था कि वह क्या सोच रही होगी। इसलिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए अर्नब का हाथ पकड़कर उसे सेकंड किया और बोला, हाय, आई एम मानवी राजावत और सी इज माई वाइफ मिसिस बेदाक्षी मानवी राजावत। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, ओह नाइस टू मीट यू। चलिए चलते हैं। उसने हामी भरी और फिर तीनों वहां से चल पड़े। थोड़ी देर में वह सनराइज पॉइंट पर पहुंच चुके थे और अब सब लोग सनराइज होने का वेट कर रहे थे। वहां पर काफी सारे कपल्स, कुछ फ्रेंड्स और कुछ लोग और भी मौजूद थे। हालांकि सब लोग अनजान थे लेकिन इस थोड़ी सी दूरी में सब एक दूसरे से जान पहचान कर चुके थे। वेदाक्षी ने मान की शर्ट की स्लीव्स को कसकर पकड़ रखा था। मान की नजर बार बार उस पर जा रही थी। उसे तो ऐसा लग रहा था मानो मान उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगा, इसलिए वह उसे पकड़ रखी थी। वैसे भी काफी सारे लोगों के बीच उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। मान जानता था, इसलिए उसने बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया था इन सारी चीजों का। लेकिन वेदाक्षी ने खुद ही यहाँ आने के लिए हाँ की थी। खैर, अब जो भी था वह चाहता था कि वह इस ट्रिप को अच्छे से एंजॉय करे। थोड़ी देर में सनराइज हुआ और सच में वह नज़ारा काफी खूबसूरत था। बेतू तो बस एकटक उस नज़ारे को ही देखे जा रही थी। पूरा आसमान लाल हो चुका था और उसके बीच से वह सूरज की निकलती वो सुनहरी किरणें सच में उस नज़ारे को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वेदाक्षी ने एक्साइटमेंट में मान की बाह को पकड़कर हिलाते हुए कहा, यह कितना खूबसूरत है। यह सच में बहुत खूबसूरत है। मैंने आज से पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मान की नजरें तो उस नज़ारे पर नहीं बल्कि वेदाक्षी पर थी और अर्नब कब से उन दोनों को देख रहा था।
उसके पास कैमरा था। उसने जब उन दोनों को इस तरह देखा तो उसने चुपके से दोनों की कुछ फोटोज क्लिक कर ली। दोनों को इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, कुछ अलग सा है इन दोनों के बीच। और भी कपल हैं यहाँ, लेकिन ये कुछ अलग ही लग रहे हैं। थोड़ी देर वहां पर अच्छा समय बिताने के बाद वह सब लोग वापस स्टैंड के पास आ चुके थे। मान अब बस बेदाक्षी से पूछना चाहता था कि क्या वह आज यहाँ रुकना चाहती है या फिर उसे अभी वापस होटल जाना था। वैसे भी उसके पास यहाँ पर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें थीं। लेकिन इससे पहले मान पूछता, अर्नब ने आते उन दोनों को देखा और बोला, वैसे अभी थोड़ी देर में तीरंदाजी और बाकी की एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाएंगी। क्या आप दोनों भी आ रहे हैं? मान ने बेदाक्षी की तरफ देखा और उसे देख बोला, तुम चलना चाहती हो या फिर वापस होटल चलना है? बेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, क्या आपने दी को बताया कि हम लोग कहाँ हैं? मां ने चिढ़कर कहा, दी की बच्ची, तुम सच में पागल हो क्या? या फिर तुम सच में अभी भी बच्ची हो? जब मैंने तुमसे कह दिया कि उसे तुम्हारी बिल्कुल टेंशन नहीं होने वाली है, तो फिर तुम क्यों बेवजह रुद्रिका के नाम की रट लगाकर बैठी हो यार? खुद भी एंजॉय करो और मेरे भाई भाभी को भी करने दो। शांत रहो थोड़ी देर। बस मुझे इतना बताओ, वापस चलना है या फिर यहीं रुकना है? वो सच में काफी चिढ़ गया था। अर्नब को समझ में नहीं आया कि वे दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे। बेदू ने मुंह बनाकर मान को देखा और बोली, रुकना तो है, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। और आपने कपड़े क्यों नहीं रखे जब आपको पता था कि यहाँ पर इतनी सारी एक्टिविटीज होने वाली हैं? आपने तो यहाँ आने से पहले भी मुझे नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं ही कपड़े रख लेती। मान ने उसे देखा और बोला, तुम्हें रुकना है या नहीं? बस इतना बताओ, कपड़े अरेंज मैं करवा दूंगा। वेदाक्षी ने कुछ देर उसे देखा, फिर दांत दिखाकर बोली, रुकते हैं ना, कल चलेंगे हम। मान उसकी हरकत पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा ठीक है, वेट करो, मैं कपड़े मंगवा देता हूँ। अर्नब ने उन दोनों को देखा और बोला, आप लोग किसके बारे में बात कर रहे थे वैसे? मान ने उसे जवाब देते हुए कहा, एक्चुअली मैं और मेरा भाई और ये और इसकी बहन, हम चारों यहाँ पर हनीमून के लिए आए थे। मैं और मेरे भाई ने डिसाइड किया था कि हम अलग अलग जाएंगे, लेकिन ये दोनों बहनें बेवकूफ़ हैं, एक दूसरे की फिक्र में आधी हुई जा रही हैं। बेदू ने उसकी बात सुनी तो मुंह बनाकर बोली, दी के बारे में बोला तो देख लेना। मान ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी माँ तुम्हारी बहन के बारे में कुछ नहीं बोल रहा मैं, और वह मेरी भी भाभी है, समझी? वेदाक्षी ने मुंह बना लिया। मान ने उसे देखा और बोला, अच्छा ये सब छोड़ो, मैं किसी को कॉल करके कपड़े मंगा देता हूँ। बेदू ने हामी भरी और मान किसी को कॉल करने चला गया। अर्नब ने वेदाक्षी को देखा और बोला, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मैं आपके कुछ फोटोज ले सकता हूँ? उसके अचानक से इस प्रपोजल से वेदाक्षी चौंक गई थी, तो अर्नब ने जल्दी से खुद को क्लेरिफाई करते हुए कहा, गलत मत समझना, बस मैं रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे तुम सच में काफ़ी अलग लग रही हो। क्या मैं कुछ फोटोज ले लूँ तुम्हारे, अगर तुम्हारे पति की इजाज़त हो तो? मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई मेरी हड्डियां तोड़ दे। वेदाक्षी उसकी बात पर हंसते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी मुझे फोटोज क्लिक करवाना पसंद नहीं है। मान की नजरें फोन पर बात करते हुए भी उन दोनों पर थीं। वेदाक्षी अर्नब से जिस तरह हंस हंस कर बातें कर रही थी, वह तो मान के दिल पर सांप लौटने से कम नहीं था। उसने जल्दी से फोन रखा और उन दोनों के पास चला आया। अर्नब ने उसे देखा और जल्दी से बोला, मिस्टर राजावत, मैं रैंडम लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक करता हूँ। क्या मैं आपकी वाइफ के कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर सकता हूँ? हालांकि मान मना करना चाहता था, लेकिन उसने बेदाक्षी की तरफ देखा और उसे देख बोला, क्या तुम चाहती हो फ़ोटोज़ क्लिक करवाना? अगर तुम चाहती हो तो करवा सकती हो, मैं मना नहीं कर रहा तुम्हें। बेदाक्षी ने उसे देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पसंद। अर्नब ने जब यह जवाब सुना तो उसे मनाते हुए बोला, प्लीज़ प्लीज़ मान जाओ, एक्चुअल मैं इससे मेरे प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तुम चाहो तो, अगर विश्वास नहीं है तो मैं मेरा जो काम है वह तुम्हें दिखा सकता हूँ। मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। यह कहते हुए उसने अपना कैमरा मान और बेदू के सामने कर दिया। मैं उन दोनों को फ़ोटोज़ दिखाने लगा। फ़ोटो सच में काफ़ी प्यारे थे। वह फ़ोटोज़ चेंज कर ही रहा था कि तभी उन दोनों के सामने यह फ़ोटोज़ आई जिसमें मान और बेदाक्षी मौजूद थे। वह दोनों उन फ़ोटोज़ को देख हैरान थे। एक फ़ोटो में मान की नज़रें बेदाक्षी पर थीं
और वेदाक्षी मुस्कुराते हुए सामने देख रही थी और उसने मान की बाहों को पकड़ रखा था। वही मान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। कोई भी उस फोटो को देखता और मान की आंखों को देखता तो उसे समझते देर नहीं लगती कि उसकी आंखों में वेदाक्षी के लिए कितनी चाहत थी। वेदाक्षी ने उन फोटोज को देखते हुए कहा, ये फोटोज कहाँ से आई? अर्नब ने जल्दी से जवाब दिया, जब आप लोग वहां पर सनराइज देख रहे थे तब मैंने क्लिक किया। सच में काफी प्यारी फोटो आई है आप दोनों की। बेदू ने मान के हाथ से कैमरा ले लिया। मान के पास अब उसके पीछे जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वह जानता था वह बिल्कुल उसे कैमरा नहीं देने वाली। वह उसके पीछे जाकर वह सारी फोटोज देखने लगा। उनकी लगभग 5-6 फोटोज थी और सारी की सारी काफी अच्छी आई थी। मान ने डिसाइड कर लिया था कि वह यह फोटोज जिंदगी भर के लिए अपने पास रखने वाला था। उसने अर्नब को देखा और बोला, मुझे ये फोटोज मिल सकती हैं? अर्नब ने तुरंत जवाब दिया, जी बिल्कुल, आप ले सकते हैं, लेकिन प्लीज मान जाइए ना, मुझे कुछ और फोटोज चाहिए थी। वेदाक्षी ने झट से उसका कैमरा उसे पकड़ाते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। ये सारी इतनी सुंदर सुंदर फोटोज हैं, मुझे अब और फोटोज क्लिक करवानी है। जैसे उसकी हामी सुनी तो अर्नब खुश हो गया। उसने जल्दी से कहा, ग्रेट, मैं कुछ कॉस्ट्यूम लेकर आया हूँ, आप ट्राई कर सकती हैं, फिर हम फोटो शूट के लिए चलते हैं। वेदू ने तुरंत हामी भर दी। मान उसके बदलते रंग देखकर हैरान था। अर्नब ने वेदाक्षी को अपने टेंट में मौजूद कॉस्ट्यूम लेने को कह दिया था। वह वहां से जा चुकी थी। अब अर्नब ने मान की तरफ देखा और बोला, मिस्टर राजावत, आप चाहें तो कपल फोटो शूट भी करवा सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा। वैसे भी मुझे आप दोनों की फ़ोटोज़ काफ़ी पसंद आई। यहाँ पर और भी कपल हैं, लेकिन आप दोनों काफ़ी अलग लगे मुझे। मान ने मुस्कुराकर कहा, पहले तुम उसका फ़ोटो शूट कर लो, मेरी बारी जब आएगी तब देख लेंगे। बाकी मुझे ये फ़ोटोज़ चाहिए, मैं तुम्हें अपना नंबर दे देता हूँ, तो मुझे फॉरवर्ड कर देना। अर्नब ने ओके कहा और मान ने उसे अपना नंबर दे दिया। अर्नब ने तुरंत ही वह फोटोज मान को फॉरवर्ड कर दी और मान ने तुरंत ही वह सारी फोटोज अपने असिस्टेंट को सेंड करते हुए एक मैसेज टाइप किया और फिर फ़ोन वापस अपनी जेब में रख दिया। थोड़ी देर बाद उनके कपड़े भी आ चुके थे, लेकिन इस वक्त तो बेदू फोटो शूट में बिजी थी और मान बस दूर खड़ा उसे देख रहा था। उन कॉस्ट्यूम में वह काफ़ी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी कि मान की नजरें नहीं हट रही थी उससे। तभी अर्नब ने उससे ही कहा, मिस्टर राजावत, आपकी भी हेल्प लगेगी मुझे, कुछ कपल फोटोज भी चाहिए। मान तो पहले से ही तैयार था, उसने बस जाकर अपना सूट पहना और वापस आ गया और इस वक्त वह दोनों काफ़ी अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे फोटोज क्लिक करवा रहे थे। मान तो काफ़ी खुश था, उसके पास अब तक अपनी और वेदाक्षी की कोई फोटो नहीं थी। शादी में भी वेदू ने घूंघट ले रखा था, जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, इसलिए मान अब ये सारी फोटोज तो मान अपने कमरे में चिपकाने वाला था। आखिर उसके लिए ये पल सबसे ज़्यादा यादगार थे। अर्नब ने उन दोनों की काफ़ी प्यारी प्यारी फोटोज क्लिक करी और इस बार तो कमाल की बात यह थी कि बेदू ने कोई भी आनाकानी नहीं की थी, वरना मान को लग रहा था कि यह लड़की उसके साथ बिल्कुल फ़ोटो क्लिक नहीं करवाने वाली है। लेकिन इस बार उसकी सोच के उलट हुआ। वो बड़ी आसानी से उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी। थोड़ी देर बाद जब उनका फ़ोटो शूट कंप्लीट हुआ तो मान ने अर्नब को देख फिर से कहा, मुझे सारी फ़ोटोज़ चाहिए। अर्नब ने श्योर कहा और मुस्कुरा दिया। मैं बेदाक्षी तो उसका कैमरा लेकर सारी फोटोज देखने में बिजी थी। उसे बिल्कुल मतलब नहीं था कि उसके आसपास वह दोनों क्या बातें कर रहे थे। जब उसने सारी फोटोज देख ली तो वापस से उसका कैमरा उसे पकड़ाते हुए बोली, यह फोटोज मुझे कब तक मिलेंगी? अर्नब ने उसे देखा और बोला, मैं सर को फॉरवर्ड कर दूंगा, वह आपको दे देंगे। बेदाक्षी ने हामी भरी। उसके बाद मान ने बेदू को देखा और बोला, अब चेंज कर लो, चलो तुम्हें कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाते हैं। वेदाक्षी तुरंत चेंज करने चली गई। वह लोग सिर्फ आज आज के लिए यहाँ थे, उसके बाद कल सुबह वह वापस होटल चले जाने वाले थे। थोड़ी देर में वेदाक्षी चेंज करके आ चुकी थी। उसने एक स्कर्ट और टॉप पहना था। वहीं मान भी चेंज कर चुका था। पूरा दिन आज वह लोग घूमने फिरने और मस्ती करने वाले थे। उसके हिसाब से उन दोनों ने काफ़ी कंफर्टेबल कपड़े पहन रखे थे। सब लोग एक जगह इकट्ठा हुए और फिर सारी एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई। इधर रुद्रा और निर्णय रोज गार्डन में घूमने के बाद आज कहीं और घूमने का प्लान बना रहे थे।
निर्णय का बस चलता तो वह रुद्रिका को कमरे से न निकलने देता, लेकिन रुद्रा ने उसे डरा धमकाकर घूमने के लिए फोर्स किया था। निर्णय बेचारा क्या ही करता, उसे तो उसकी सारी बातें माननी ही थी। इसलिए वह उसे नीलगिरी माउंटेन की टॉय ट्रेन राइड कराने के लिए ले जा रहा था। वह जानता था कि एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया और काफ़ी यादगार रहने वाला था। पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई ट्रेन और आसपास की वह हरियाली, सच में काफ़ी प्यारा नज़ारा होने वाला था यह। रुद्रा भी काफी एक्साइटेड थी। दोनों जल्दी से तैयार होकर निकल चुके थे। निर्णय ने रुद्रा को देखकर कहा, मेरा बस चलता तो मैं कभी ना आता। यह तो तुम्हारी वजह से मुझे घूमना पड़ रहा है। यार, हम हनीमून पर आए हैं और तुम मुझे यहाँ वहाँ घुमा रही हो। रुद्रिका ने उसे कोहनी मारते हुए चिढ़कर कहा, तो तुम्हारा क्या मतलब है? सारा दिन हम लोग उस रूम में बंद रहे। मुझसे ज्यादा बकवास की ना तो देख लेना। निर्णय ने उसे घूरते हुए कहा, हर बात में धमकी देती रहती हो। कुछ तो लड़कियां जैसी अदाएं दिखाया करो यार। उसकी बात सुनकर रुद्रा ने उसे फिर से घूरा। बेचारा निर्णय चुप हो गया। भला उसके आगे वह क्या ही बोलता। दोनों जल्दी से वहां पहुंचे और अब दोनों खूबसूरत से सफर का लुत्फ उठाने वाले थे। इधर मान और बेदाक्षी भी अपना दिन एंजॉय कर रहे थे। दिन बीता और रात तक बेदू काफी थक चुकी थी। वह आई और आकर बेड पर पसर कर सो गई। मान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराकर उसे ब्लैंकेट से कवर किया और बाहर निकल आया। बोन फायर जल रही थी, लेकिन सब लोग सोने जा चुके थे। आज का दिन सच में काफ़ी इंजॉयफुल होने के साथ साथ थकाने वाला भी था। मान चुपचाप वहां जाकर बोन फायर के पास बैठ गया। उसके दिमाग में काफ़ी सारी बातें चल रही थी। अब वह क्या सोच रहा था, यह सिर्फ मान ही जानता था। थोड़ी देर वहां बैठे रहने के बाद उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास आकर बैठा है। उसने सिर घुमाकर देखा तो वहां बेदू बैठी थी। वह उसे वहां देख हैरान रह गया था। उसने हैरानी से कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो सो गई थी ना? वेदाक्षी ने उसे देखा और बोली, हाँ सो तो गई थी, पर आप आए नहीं तो मुझे अजीब लगा। नींद खुल गई और मैं यहाँ आ गई। मान मनी मन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो तुम्हें अब मेरे प्रेजेंस की आदत होने लगी है। यह अच्छी बात है। कम से कम तुमसे दूर जाने के ख्याल से थोड़ा तो घबराओगी। दोनों कुछ देर वहीं बैठे रहे। फिर मान उठते हुए बोला, चलो आओ, सो जाओ अब, काफ़ी लेट हो गया है। सुबह हमें वापस होटल जाना है। बेदू और मान दोनों टेंट में चले गए और सुकून से सो गए। इधर रुद्रिका और निर्णय भी सो चुके थे। वैसे भी रुद्रा ने निर्णय को आज काफी थका दिया था। निर्णय जहाँ घूमने जाना नहीं चाहता था, वहीं रुद्रा उसे जानबूझकर घुमा रही थी। और तो और वह उसे बात बात पर यह ताने भी मार रही थी कि क्या उसमें भी बेदू की आत्मा आ गई है जो वह घूमने से चिढ़ रहा है। अगली सुबह मान और बेदू वापस होटल लौट आए थे और इस बार चारों ने साथ में नाश्ता किया। मान ने बेदाक्षी को देख कहा, लो मिल गई ना तुम्हारी बहन, हो गई शांति उससे मिलकर। रुद्रिका ने उसे अजीब तरह से देखा तो मान ने मुंह बनाकर कहा, ऐसे मत देखो, ये तुम्हारी बहन, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। दी के पास जाना है, दी के पास जाना है करके। मतलब हम लोग यहाँ पर एंजॉय करने आए हैं ना, घूमने फिरने आए हैं। फिर हम दोनों का तो समझ आता है, लेकिन तुम दोनों को तो अपना हनीमून एंजॉय करना होगा ना। भाई ये आधी रात को उठकर मुझे बोल रही है कि इसे अपनी दी के पास जाना है। उसने जैसे ही ये कहा, निर्णय ने जो अभी पानी का एक घूंट मुंह में भरा ही था, वो बाहर निकलते निकलते रह गया और उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए अपना मुंह साफ करते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? पति पत्नी आधी रात को, मतलब क्या कहूँ मैं, तुम्हारे भेजे में दिमाग है या नहीं? वेदाक्षी को काफी एम्बरेसिंग फील हो रहा था और उसे मान पर गुस्सा आ रहा था। भाई रुद्रिका को भी अजीब लग रहा था, लेकिन बेदू तो बेदू थी। वह भला एक्स्ट्रा बातों में क्यों ही दिमाग लगाती। उसने उन दोनों को देखा और बोली, हाँ तो क्या हो गया, मुझे जाना था पर खड़ूस मान ने जाने नहीं दिया। उसके कहते ही जहाँ मान उसे घूरने लगा था, वहीं रुद्रिका और निर्णय हैरानी से उसे देख रहे थे। निर्णय ने वेदाक्षी को देखकर कहा, क्या कहा तुमने? खड़ूस मान? तुमने मेरे भाई के अच्छे खासे नाम का क्या बना दिया है? इतना प्यारा सा नाम है मानवीर। पूरा नहीं बोला जा रहा तो तुम उनको वीर या मानवी बुला सकती हो, उनको बुरा नहीं लगेगा। लेकिन यह क्या बात हुई, खड़ूस मान? भाई कौन से एंगल से मेरा भाई तुम्हें खड़ूस मान लगता है? मुझे तो कहीं से नहीं लगता।
वेदाक्षी ने मुंह बनाया और फिर बोली, पूरा दिन मैं रहती हूँ ना, मुझे पता है, आपको क्या ही पता होगा। निर्णय उसके इस तरह बोलने से हैरान था। रुद्रिका ने उन सबको देखा और बोली, अच्छा ठीक है, अब ये फालतू की डिस्कशन बंद करो, नाश्ता करो, फिर कहीं घूमने चलते हैं। मान ने उन सबको देखा और बोला, तुम लोग कहीं जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, हम दोनों अभी कहीं नहीं जाएंगे। हम ऐसा करते हैं, चारों साथ में शाम को सनसाइड पॉइंट देखने चलेंगे। बेदू ने जैसे ही सुना, उसने हाथ खड़े करते हुए कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझ में अब फिर से चढ़ाई करने की हिम्मत नहीं है। मुझे नहीं जाना कहीं, मैं बस पूरा दिन आराम करना चाहती हूँ। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, क्या मतलब फिर से, तुम दोनों थे कहाँ, ये तो बताओ। माँ ने निर्णय को देखा और बोला, हम दोनों जहाँ थे, कल के लिए तुम दोनों की टिकट बुक कर दी गई है, तो कल तुम लोग निकल जाना, 2 दिन आराम से घूम फिर कर आना, उसके बाद वैसे भी हमें वापस जाना है। निर्णय ने उसकी बात सुनी, फिर बेदू को देखकर बोला, हम जाए ना बेदू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ मान को परेशान कर लो कि तुम्हें दी के पास जाना है। देखो अगर ऐसा ही है तो हम एक फैमिली वेकेशन प्लान कर लेते हैं। मुझे अगर ये पता होता यहाँ पर ऐसा सीन बनने वाला है तो कसम से मैं हम दोनों कपल की हनीमून डेस्टिनेशन अलग अलग रखता। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, यहाँ पर कपल सिर्फ एक ही है, और वह आप और दियो, समझे जीजू, हम दोनों कहाँ से कपल हो गए। उसके ये कहते ही मान की नजरें उस पर टिक गईं। कहाँ पर बेचारा इस रिश्ते को हर पल आगे बढ़ाने की सोचता, और कहाँ बेदाक्षी कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती जो उनके रिश्ते को फिर से पीछे खींच देता। हालांकि मान को यह भी पता था कि बेदाक्षी बोलने से पहले सोचती नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ज़रूरत थी कि वह बोलने से पहले एक बार सोचे कि वह क्या कहने वाली है और क्या सामने वाले को उसे बुरा लग सकता है। लेकिन बेदाक्षी मूडी इंसान थी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, वह बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, लेकिन उसकी हरकतें काफ़ी बचकानी थी, और अभी उम्र सिर्फ 23-24 साल ही तो थी। उतनी मैच्योरिटी नहीं आई थी जितनी मैच्योरिटी मान में थी। रुद्रिका कुछ बोलने को ही कि मान ने आंखों से इशारा करके उसे कुछ न कहने को कहा। वह अपने और बेदाक्षी के रिश्ते के बीच किसी तीसरे का इंटरफेयर नहीं चाहता था। वह अपना और बेदाक्षी का रिश्ता खुद ठीक करने वाला था, और उसे यकीन था कि एक ना एक दिन वह ऐसा कर लेगा। उन सब ने नाश्ता किया। उसके बाद रुद्रा और निर्णय घूमने निकल गए। वहीं बेदाक्षी कमरे में जाकर फ्रेश हुई और फिर आराम से सो गई। मान वही रूम में बैठा कुछ काम कर रहा था, लेकिन बीच बीच में उसकी नज़र बेदू पर जा रही थी। उसने खुद से कहा, तुम्हें इस रिश्ते में यकीन कैसे दिलवाना है, यह तो मुझे ही सोचना पड़ेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कि मैं तुम्हें यकीन दिलवा कर रहूँगा, और अभी सिर्फ कोशिश मेरी तरफ से हो रही है, उसके बाद तुम्हारी तरफ से भी होगी। यह सोच मैं मुस्कुराया। तभी किसी ने उनके कमरे का डोर नॉक किया। मान ने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेल बॉय खड़ा था। उसने मान को देखा और ग्रीट करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली हमारा होटल रात में एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसमें आप इनवाइटेड हैं। यह कहते हुए उसने एक कार्ड मान की तरफ बढ़ा दिया। मान ने वह कार्ड लिया और उसे थैंक यू कहकर दरवाज़ा बंद कर दिया। मान ने उस कार्ड को देखा, फिर बोला, चलो कहीं घूमने ना सही, पार्टी ही सही। उसने वह कार्ड वहीं पर रखा और फिर से अपने काम में लग गया। थोड़ी देर बाद बेदू उठी और उसकी नज़र मान पर गई। मान काम करते करते काउच पर ही सो चुका था। जाहिर सी बात थी, उसका भी शरीर थका हुआ था और नींद की भी उसे ज़रूरत थी। इसलिए उसे आइडिया नहीं हुआ कि कब काम करते करते उसकी आंख लग गई। वेदाक्षी ने उसे देखा और मनी मन बोली, यह खड़ूस कुमार यहाँ क्यों सोया हुआ है। वह उठी और बेड से ब्लैंकेट उठा लिया और अपने कदम मान की तरफ बढ़ा दिए। उसने धीरे से ब्लैंकेट मान को उड़ाया और फिर बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आई तो उसकी नज़र उस कार्ड पर गई। उसने वह कार्ड देखा और फिर खुद से ही बोली, एक इनविटेशन, वह भी पार्टी का। उसने वह इनविटेशन वापस रखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, अब तो पहनने के लिए कपड़े भी ढूंढने पड़ेंगे, शाम को पहनूंगी क्या, मैं तो ऐसे कोई कपड़े लाई नहीं। ये सोचते उसने अपना सूटकेस उठाया और बेड पर रखकर पूरे सूटकेस में कपड़े देखने लगी। मान को उसके कपड़े अरेंज करने का टाइम नहीं मिला था, इसलिए अब तक बेदू के कपड़े सूटकेस में पड़े थे, क्योंकि खुद से तो उससे कुछ होना नहीं था। जब वह शादी करके मान के घर आई थी
और उसके बाद जब उसका सामान मान के कमरे में शिफ्ट किया गया था, तब भी उसके कपड़े मान ने ही सेट किए थे, इसलिए उससे उम्मीद करना बेकार था। वह अपने कपड़ों को एक एक कर निकाल कर देखने लगी। तभी उसकी नज़र उस नाइटी पर पड़ी। उसने उस नाइटी को अपनी 2 उंगलियों से पकड़ा और ऊपर उठा लिया। उसने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, यह यहाँ क्या कर रही है? उसने हैरानी में इतनी तेज कहा था कि उसकी आवाज़ से मान की नींद खुल गई और वह हड़बड़ाकर उठ गया। और उसकी नज़र जब बेदाक्षी पर गई और बेदाक्षी के हाथ में पड़ी उस नाइटी पर गई, तो वह भी आंखें फाड़े उसे देखने लगा। वेदाक्षी को जब एहसास हुआ कि मान जग गया, तो उसने जल्दी से उस नाइटी को अपने दोनों हाथों में पकड़कर समेटा और वापस सूटकेस में रखकर हड़बड़ी में सूटकेस बंद करने की कोशिश करने लगी। उसने अंशिका को कोसते हुए कहा, इस हंसू की बच्ची को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे कपड़े में ऐसी चीज रखने की? और उसने ये सब किया कब? मान उसकी सारी बड़बड़ाहट सुन रहा था और समझ भी रहा था। उसके होठों पर उसे इस तरह देखकर मुस्कान बिखर गई। वह उठकर उसके पास गया और उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बेदाक्षी अचानक से ही उसके सीने से जा टकराई। बेदाक्षी के हाथ मान के सीने पर टिके हुए थे और मान ने उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर रखा था। कुछ पल दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे, लेकिन अचानक ही बेदाक्षी उससे दूर होने को हुई कि मान ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। बेदाक्षी एक बार फिर उसके सीने से आ टकराई। उसने मान को देखा, तभी मान उसके करीब होते हुए उसे टीज करते हुए बोला, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम हनीमून की इतनी तैयारी करके आई हो। कसम से, अगर मुझे पता होता तो इतने दिन यूं ही वेस्ट ना करता। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देखने लगी। मान की आंखों में शैतानी चमक थी और होठों पर एक मनमोहक सी मुस्कान। बेदाक्षी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो? नशा वसा कर लिया है क्या कोई? मान ने उसे देखते हुए सरगोशी से कहा, नशा तो मुझे तुम्हारा हो गया है और ऐसा हुआ है कि अब उतरने का नाम नहीं ले रहा। वह तो तुम ही हो जिसकी वजह से मुझे तुमसे दूर रहना पड़ रहा है। वेदू की बातें सुनकर सच में हैरान परेशान सी उसे देख रही थी। उसने हैरानी से कहा, तुम सच में पागल हो गए हो क्या? किसी सपने में हो? बाहर निकलो। अगर ऐसे किसी सपने में हो तो मुझे परेशान करना बंद करो। यह कहते हुए उसने मान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन वह जितना उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, मान की पकड़ उस पर इतनी तेज होती जा रही थी। मान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और पीछे मोड़ते हुए उसकी कमर पर बांध दिए। वेदाक्षी आंखें बड़ी बड़ी किए उसे देख रही थी, तो मान ने उसे देख कहा, अच्छा तो सपने में सब कुछ अलाउ है क्या? मैं इतने दिन से बिना सपनों के रह कैसे रहा हूँ? अच्छा हुआ तुमने याद दिलाया। अब सपना तो मेरा है, मैं उसमें चाहे जो करूँ। बेदाक्षी का मुंह खुला का खुला रह गया। आखिर उसके कहने का मतलब क्या था? वह करना क्या चाह रहा था? बेदाक्षी समझ नहीं पा रही थी। उल्टा वह उसे जितना खुद से दूर करने की कोशिश करती, मान उसे उतना अपने करीब खींच लेता। वही मान का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग था। उसे तो बेदाक्षी को चढ़ाने में मजा आ रहा था। उसके वह अलग अलग एक्सप्रेशन वाला फेस देखकर उसे बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि खुलकर हंसे, लेकिन वह जानता था कि अगर गलती से वह हंसा तो फिर बेदाक्षी उसे नहीं छोड़ेगी। इसलिए बेचारा खुद की हंसी को कंट्रोल किए हुए था। बेदाक्षी ने उसकी बाहों में कस मसाते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ रहे हो या फिर मैं चिल्लाऊं? मान ने तुरंत उसकी बात काटते हुए कहा, चिल्लाओ, मुझे क्या दिक्कत होगी? लेकिन याद रखना, पहली बात, हम यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं। दूसरी बात, अगर तुम चिल्लाओगी तो लोगों के पास गलत मैसेज जाएगा। पर यह बात की बात है। उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह रूम साउंड प्रूफ है। तुम कितना ही चिल्लाओ, आवाज बाहर नहीं जाने वाली। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी की आंखें खौफ से चौड़ी हो गईं और उसकी शक्ल देखकर इस बार मान को बड़ी जोरों की हंसी आई। उसने बेदाक्षी को छोड़ा और उससे दूर होते हुए जोर से हंस पड़ा। बेदाक्षी कंफ्यूज होकर उसे देख रही थी। वहीं मान ने हंसते हुए अपना पेट पकड़ लिया और बोला, सीरियसली बेदू, शक्ल देखो तुम अपनी आईने में जाकर। मतलब कोई इतना डम कैसे हो सकता है? तुम सच में इडियट हो। बेदाक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। वह कंफ्यूज होकर अब भी उसे ही देख रही थी। मान ने उसके चेहरे पर कंफ्यूजिंग एक्सप्रेशन देखे तो उसे और ज्यादा हंसी आई। उसने, बेचारे ने, अपनी हंसी जैसे तैसे कंट्रोल की और उसे देख बोला, मैं मजाक कर रहा था। तुम इतना सीरियस क्यों हो गई हो? हे, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकती हो।
मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, समझी। और दूसरी बात, शादी हमारी, रिश्ता हमारा, कोई तीसरा इसके बीच बोल नहीं सकता। और उससे भी इम्पोर्टेंट यह है कि इस रिश्ते में दोनों का कंसेंट जरूरी है, समझी। वेदाक्षी ने उसकी बात सुनी तो उसका मुंह बन गया। उसने गुस्से से इधर उधर देखा और फिर टेबल पर पड़ा बांस उठाते हुए बोली, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चिढ़ाने की। मान ने खुद को बचाते हुए अपने हाथ आगे किए और बोला, ए पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? लग जाएगी, नीचे रखो उसे। क्या कहा तुमने, पागल औरत? मैं तुम्हें आंटी नजर आ रही हूँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे औरत कहने की। वेदाक्षी एक बार फिर उसकी बात से चिढ़ गई थी। मां ने हैरानी से उसे देखा और बोला, ओह हेलो मैडम, कौन सी दुनिया में हो? औरतें लड़कियों की प्रजाति है। शादी हो गई है यार तुम्हारी, और तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अपने पति पर हाथ उठाते हुए, मैं सच कह रहा हूँ, केस कर दूंगा तुम पर घरेलू हिंसा का। वेदाक्षी ने अजीब सा मुंह बनाकर हैरानी से कहा। क्या कहा, घरेलू हिंसा? मान ने तुरंत जवाब दिया, अरे डोमेस्टिक वायलेंस यार। क्या तुम्हें इतनी भी हिंदी नहीं आती? क्या ही लॉयर बनोगी तुम। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मुझे हिंदी आती है, समझे तुम। मुझे ये बात बताओ, ये घरेलू हिंसा तो औरतों के लिए होती है ना, मर्दों पर कब से लागू होने लगी? मान ने तुरंत जवाब दिया, हाँ तो क्या मर्द इंसान नहीं होते क्या? घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ थोड़ी ना होती है। तुम्हारी जैसी कुछ जालिम औरतें बेचारे मुझ जैसे पतियों पर भी अत्याचार करती हैं, समझी तुम। तो डोमेस्टिक वायलेंस तो सब पर ही लागू है। वेदाक्षी ने उसे घूर कर देखा और बोली, मैंने तुम पर कौन सा अत्याचार किया? अत्याचार तो तुम मुझ पर कर रहे हो, जो मुझे यहाँ ले आए। मुझे नहीं आना था ना। मान ने गहरी सांस ली और उसके थोड़ा और पास जाकर उसके हाथ से वह बांस पकड़ा और उसे ठीक से रखते हुए बोला, पहले तो इसे नीचे रखो यार, डराती रहती हो बात बात पर। मुझे तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। वेदू उसे घूर रही थी। मान ने अब उसे देखा और बोला, अच्छा ठीक है, ये सब छोड़ो। शाम को पहनने के लिए कपड़े हैं या नहीं? नहीं है तो चलो शॉपिंग करके आते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसे कपड़े हैं नहीं जो मैं पार्टी के लिए पहन सकूं। अचानक से वेदाक्षी को याद आया कि आखिर वह क्या कर रही थी। उसने तुरंत कहा, मेरे पास तो कपड़े नहीं है, मैं वही तो ढूंढ रही थी। और फिर कहते कहते वह अचानक से चुप हो गई। मान उसकी बात खुद से ही समझ चुका था। मान ने उसकी बात काटी और बोला, तो फिर चलो शॉपिंग करके आते हैं। मुझे भी कपड़े चाहिए, और साथ में रुद्रा और निर्णय को भी वहीं बुला लेंगे। पता चला उनके पास भी कपड़े ना हो। वेदाक्षी को भी ये ठीक लगा, लेकिन अचानक उसने कहा, इन दिनों कुछ ज्यादा ही शॉपिंग नहीं हो रही है क्या? मतलब जो कपड़े लेकर आए थे वह तो कुछ काम ही नहीं आए। माँ ने उसे देखा और बोला, तुम क्यों टेंशन लेती हो बेबी, तुम्हारा पति बहुत कमाता है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम आराम से अपने पति के पैसों पर ऐश करो। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ, समझे तुम। और दूसरी बात, थोड़े दिनों की बात है। एज ए लॉयर ज्वाइन करने के बाद मैं खुद अपना बैंक बैलेंस बना लूंगी। मान उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, बना लेना, अभी तो चलें। वेदाक्षी ने हामी भरी और दोनों पास के माल में चले आए। रुद्रिका और निर्णय को भी उन दोनों ने वहीं बुला लिया था। अब दिक्कत यह थी कि वेदाक्षी आ तो गई थी, पर उसे खुद के लिए क्या लेना है यह समझ नहीं आ रहा था। वैसे भी वह हमेशा शॉपिंग खुद करती कहाँ थी। रुद्रिका हमेशा उसके आसपास होती और हमेशा भाई उसके लिए कुछ ना कुछ चूज करती थी। और अगर रुद्रिका उसके साथ ना होती तो तनिष्ठा या फिर अध्याय में से कोई उसके साथ होता, जो उसे कपड़े खरीदने में हेल्प करता। पर आज सिचुएशन अलग थी। वेदाक्षी को लग रहा था कि आज पता नहीं वह कैसे ही शॉपिंग करेगी। मान को तो उसने काउंट भी नहीं किया था कि वह उसकी हेल्प कर सकता है, जबकि पिछली बार मान ने ही उसके लिए शॉपिंग की थी। वेदाक्षी ने बचने के लिए मान को देख कहा, हम पहले आपके लिए सिलेक्ट कर लेते हैं। वैसे भी लड़कियों के कपड़ों को चूज करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मान को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वैसे भी उसे भी पता था कि लड़कियों के पास कितनी सारी चॉइसेस होती हैं और इनमें पक्का टाइम लगना लाजमी था। और वेदाक्षी ये सोच रही थी कि जब तक मान अपने कपड़े सिलेक्ट करेगा तब तक रुद्रिका और निर्णय भी आ चुके होंगे, और फिर रुद्रिका उसकी हेल्प कर देगी। इसलिए वह लोग पहले मान के लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगे। मान एक बिजनेसमैन था। हमेशा से वह अपनी उसी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग कपड़े सिलेक्ट करता था, और इस वक्त भी
उसे कुछ ऐसा ही चाहिए था। इसलिए उसने अटेंडर से 3 पीस टॉक्सीडो दिखाने के लिए कहा। जाहिर था अगर उसे टॉक्सीडो नहीं पसंद आते हैं तो वह एक अलग कॉम्बिनेशन बैठाकर अपना सूट खुद ही रेडी कर लेने वाला था। अटेंडर उसे अलग अलग तरह के टॉक्सीडो और सूट दिखा रहा था। वेदाक्षी वह सब देख रही थी। उसे वह सब कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। उसने उस अटेंडर को देखा और बोली, ये तुम क्या दिखा रहे हो भाई? कुछ तो ढंग का दिखाओ। मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। कोई ब्राइट कलर दिखाओ या फिर डार्क कलर जो इन स्किन टोन पर अच्छा लगे। उसने जैसे ही ये कहा, मान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है? तुम्हें बड़ी टेंशन हो रही है मेरी? देख लो अगर मैं ज़्यादा हैंडसम लगा तो सारी लड़कियों की नज़र मुझ पर होगी। फिर तुम्हें जलन हुई तो? मुझे जलन क्यों होगी भला? आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। ये बोल उसने मुंह बना लिया। भाई अटेंडर बेदाक्षी के कहे अकॉर्डिंग सूट दिखाने लगा। बेदाक्षी की नज़र एक नेवी ब्लू कलर के टॉक्सिडो पर जाकर अटकी और उसने तुरंत वह उठाकर मान के सीने से लगाते हुए कहा, यह अच्छा लगेगा, ट्राई करके देखो। मान की नज़र तो उसके चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन जब बेदाक्षी ने उसे देखा तो उसने तुरंत उसके हाथ से वह सूट लेते हुए कहा, ठीक है, जब तुम्हें पसंद आ गया है तो मैं ये ले रहा हूँ। वेदाक्षी ने हैरानी से कहा, अरे ट्राई तो करो। माँ ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, जरूरत नहीं है। बेदू कुछ हैरान थी। माँ ने उसके मन के सवालों को खत्म करने के लिए कहा, हमें कपड़े अक्सर वह पहनने चाहिए जो दूसरों को हमारे लिए अच्छे लगें, क्योंकि हमारी खुद की चॉइस गलत हो सकती है लेकिन दूसरों की आंखों की कभी नहीं, समझी? वेदाक्षी ने उसे देखा और फिर बोली, ऐसा भी होता है क्या? मान ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल होता है। अब चलो तुम्हारे लिए देखते हैं। यह बोल उसने वेदाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए लेडीज सेक्शन में ले आया। उसने अटेंडर से कुछ गाउन और बाकी ड्रेस दिखाने के लिए कहा। अटेंडर एक एक कर सारी ड्रेस उनके सामने रख दी। मान को कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। तभी मान की नज़र एक डार्क ब्लू कलर के गाउन पर गई। वह एक बॉडी फिटेड गाउन थी जिसके राइट पैर पर एक लंबा सा स्लिट था। मान ने उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे वह चाहिए। वेदू ने हैरानी से उसे देखा और बोली, अरे वह काफी रिवीलिंग है। मान ने उसे देखा और फिर बोला, तुम्हें जो पहनना है पहनो। याद रखना तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो तुम्हें आंख उठाकर देख ले, और किसी ने ऐसा किया तो उसे पहले मुझसे टकराना होगा, समझी? अब वह ट्राई करके देखो। मुझे पक्का यकीन है ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। वेदाक्षी कुछ पल उसे देखती रही कि मान ने कहा, मुझे देखना बंद करो और उस गाउन को ट्राई करो। वेदाक्षी चुपचाप गाउन लेकर ट्राई करने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वह ट्राई करके आई और जब मान ने उसे देखा तो उसकी आंखें उसी पर अटक गईं। मान एक पल को तो पलके झपकाना भूल गया था। वह यह भी भूल चुका था कि वह कहाँ खड़ा है। वेदू को उस ड्रेस में देखकर सच में उसे काफी अलग फील हो रहा था और वह उसमें काफी प्यारी लग रही थी, जबकि अभी तो वेदू ठीक से तैयार भी नहीं हुई थी। उसने बस वो ड्रेस ट्राई की थी, लेकिन उस ड्रेस को पहनने भर से उसका लुक काफी बदल चुका था। वेदू ने जब मान की नजरों को खुद पर महसूस किया तो हिचकिचाते हुए बोली, नहीं, अच्छी नहीं लग रही ना? मैंने तो पहले ही कहा था। वैसे भी ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग लग रही है। कुछ है ही नहीं इसमें तो। इतना बड़ा स्लिट दे दिया और ऊपर सिर्फ स्ट्रिप है। ये बोल उसने मुंह बनाया और बोली, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। उसने ये कहा ही था कि मान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए जल्दी से बोला, नहीं, तुम यही पहनने वाली हो शाम को। यह ड्रेस तुम पर बहुत अच्छी लग रही है और मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वेदू कुछ पलों तक बस उसे देखती ही रह गई। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। मान को बार बार उसे खुद के होने का एहसास करवाना वेदू को हमेशा प्रोटेक्टिव फील करवाता था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।